नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल हैं। आजकल पूरे मुल्क में 2-3 चीज़ों पर बड़ी चर्चा ज़ोर से हो रही है। पहला, काशीराम साहब की किताब चमचा युग। क्या चमचा युग वर्तमान समय में किन-किन चमचों पर लागू होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा, धर्म के नाम पर आरक्षण। दोनों मुद्दे मैं प्रोफेसर रतनलाल से आपसे लेता हूँ। सर, चमचा युग वर्तमान हालातों में किन-किन चमचों पर लागू होती है? हम चमचे हैं, आप भी चमचे हैं सब, नहीं? आप कांग्रेस के, मैं कांग्रेस का हूँ। मकान दिल्ली में है कि नहीं? नहीं सर, मैं तो किराए पे रहता हूँ। और हम सरकारी मकान में आप सरकारी आवास में। 5-5 करोड़ आपको दिए, 5 मुझे दिए। अगर उसी किताब पे चर्चा होनी है, तो उसी किताब का मैं रेफ़रेंस मैं कोट कर देता हूँ, कि जब आंदोलन तेज होता है, तो चमचों की पौ 12 हो जाती है। दलित आंदोलन तेज होता है, तो बाबा साहब के बारे में हम सुनते हैं कि उस समय तो कांग्रेस ही से लड़ते थे वो आरएसएस, बीजेपी तो था नहीं, कुछ जनसंघ का औकात नहीं था, सोशलिस्ट पार्टी भी कमज़ोर था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उस समय एक स्ट्रॉन्ग पावर था। तो मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं अंधभक्त की तरह नहीं बोलूँगा। कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता हूँ, अपने सीनियर से मैं बात करके बताऊँगा, कि जब अलीपुर रोड में रहते थे, तो यहाँ के कुछ दलित लोग आते थे, बोलते थे कि कांग्रेस के खिलाफ आप खूब लिखिए, और कांग्रेस के लोग होते थे। मतलब कांग्रेस के लोग बाबा साहब से कहते थे कि आप कांग्रेस के खिलाफ लिखिए। हाँ, तो ये पूछे कि भाई क्यों? बोले आप लिखते हैं ना जितना, उतना हम लोगों को कुछ-कुछ मिलता रहता है। अच्छा, मतलब बाबा साहब थोड़ा-सा टाइट करते हैं, टाइट करते तो तो इधर निकलता है। उधर से निकलता जैसे रहता है। विश्वविद्यालय में हम लोग लड़ते हैं जब प्रशासन से, तो बहुत सारे दलित पिछड़ों को 1 समोसा, 1 रसगुल्ला ऐसे दिया जाता है, कि खाओ। उन्हें मिलता रहता तो कब होता है? अगर मैं घर में बैठे रहूँ, ना बोलूँ, तो ये यूनिवर्सिटी के दलित से कोई पूछेगा? है। कोई नहीं पूछेगा। आंदोलन करते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, रिस्क पे रहते हैं, तभी ना हमको डिफ्यूज़ करने के लिए 4 लोगों को रसगुल्ला रसगुल्ला खिलाता है। हुँ? तो जब आंदोलन करेंगे तब ना। तो अभी ये बताइए कि कांशीराम जी के बाद कौन-सा आंदोलन कर रहा है? 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ कॉल। उसमें ये बसपा की क्या भूमिका है? कुछ नहीं। 5 मार्च 2019, वो लड़ाई मेरी नहीं थी व्यक्तिगत, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पहला पोस्टर शेयर कई 1 साल तैयारी के बाद हम लोगों ने 4-5 लोगों ने मिलके भारत बंद कॉल दिया था। बसपा की भूमिका क्या थी उसमें? कोई सपोर्ट लिखा? कुछ नहीं। 5 मार्च को जब सरकार अध्यादेश ले आया, तो 6 तारीख को ट्विटर पे आता है कि हम 5 मार्च भारत बंद का समर्थन करते हैं। 13 पॉइंट रोस्टर। हाँ, तो आप ये बताओ, जब आप आंदोलन ही नहीं कर रहे हो तो चमचों को मिलेगा क्या? आप करते रहते तब 10-20 लोगों को टिकट भी मिल जाता। आप तो खुद ही लग रहा है चमचा बन गए हो। कोई आंदोलन होता है तब ना चमचा लोग का बनता है कुछ। यहाँ आंदोलन तो सोशल एक्टिविस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मलाई किसी पार्टी को मिल रहा है। ये सरकार बीजेपी आपने 10 साल देखा, इन पार्टी सबसे डरता है कोई? वो डरता है 5-10 सोशल एक्टिविस्ट लिखना शुरू करेगा, माहौल बना देता है। सोशल मीडिया पे ही भारत बंद हो कॉल हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, हैं? तो चमचा कौन हुआ ये तो समाज तय करेगा। आप किराए के मकान में रहते हैं, हम सरकारी मकान में रहते हैं, दिल्ली में न बिहार में कहीं ना मेरी ज़मीन है, ना मेरा घर है, ना प्रॉपर्टी है, इनकम टैक्स डिटेल सारा पता है, तनख्वाह है। तो चमचा को कुछ मिलना चाहिए ना, अगर हम चमचा होते तो कुछ मिलता कुल है मिला ना? जी। जो चमचा नहीं है, वो देखिए भां-भां कर रहा है, एक लाइन नहीं, किताब ढंग से पढ़ा नहीं, मैं उस किताब की पूरी समीक्षा करूँगा। चमचा युग किताब किसके लिए लिखी गई है? जैसे लेनिन आप पढ़िए या बाबा साहब पढ़िए, तो बाबा साहब का कुछ स्कॉलरली काम है। लेनिन जो है, कुछ स्कॉलरली काम है, लेकिन व्हाट इज़ टू बी डन भी लिख रहे हैं, स्टेट एंड रेवोल्यूशन कि आम पाठक कैसे पढ़ेगा, आम लोगों की बातचीत में। तो कांशीराम जी की जिस किताब की चर्चा हो रही है, आम पाठक को समझाने के लिए कोई उसमें रेफरेंस नहीं है, फुटनोट्स नहीं है। तो वो स्कॉलरली किताब नहीं है। वो पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को लिखने के लिए, समझाने के लिए वो किताब लिखी गई है। ठीक है? उस समय रेफरेंस फुटनोट कि हम यहाँ से ले रहे हैं, बाबा साहब कोट्स दिए गए हैं, लेकिन कहाँ से कोट्स उठाए गए हैं, ये नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, बाबा कोई बात की पेज नंबर इतना पे जाके देखिए, ये वॉल्यूम है। मान लीजिए चमचा युग, तो कौन चमचा था? कहा जाता है कि उस समय पे जगजीवन राम को कोट करते हुए किताब लिखी गई। भाई उनके आंदोलन से एक सीएम बनी, लेकिन उससे पहले दलित सीएम नहीं था देश में। ये लोग तो कहते हैं कि भारत की पहली दलित सीएम जो है वो मायावती है। उससे पहले नहीं था। दे दिया। लोगों को जानकारी नहीं अगर है तो।
जानकारी नहीं है तो मैं नाम बता देता हूँ। दामोदरम संजीवरैया, ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। राम सुंदर दास, चीफ मिनिस्टर बिहार। भोला पासवान शास्त्री, चीफ मिनिस्टर बिहार। जगन्नाथ पहाड़िया, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ये उनके पहले थे लोग, ये मायावती से पहले दलित ये बन चुके, मुख्यमंत्री हैं। 4 बन चुके थे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान। अब बिहार में तो भोला पासवान शास्त्री 3 बार बने, ठीक। और उत्तर प्रदेश में 1 बार बने। तो ये जितना सीएम लोग था सब चमचा था। और जवाहरलाल नेहरू मनवादी, इंदिरा गांधी मनवादी, राजीव गांधी मनवादी, दिग्विजय सिंह मनवादी, सब मनमोहन सिंह मनवादी, सब मनवादी। और ये सीएम सब चमचा। तो आपने तो बड़ा सीएम बनाया। तो उस समय क्या हुआ? उस समय सबसे पहला काम हुआ, SC/ST एक्ट को कमजोर कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। बसपा सरकार जी, बसपा सरकार में SC/ST एक्ट कमजोर हुआ। 15 चीनी मिल बेचे गए। हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं ना, कि सरकारी संस्थाएं भी रहे और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों रहे। लेकिन मोदी सरकार सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच रही है। कुछ आवाज निकल रहा है। तो ये सब मनुवादी, इंदिरा गांधी मनुवादी थे। अब एक कागज में रखा था, मैं दिखाता हूँ, सब मनुवादी। तो ये दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन किससे हुआ? 26 जनवरी 1950 के पहले दलित समाज के पास कौन जमींदारी थी? कौन सा रजवाड़ा था इनके पास? ये गंभीरता से समाज सोचे, क्योंकि मैं जहां जाता हूं पूछता हूं, आप रिटायर हो गए, बच्चा को नौकरी मिला? बोला ना, बेटी की शादी नहीं हो रही 35 साल तक। 26 जनवरी 50 के पहले दलितों का कोई इंडस्ट्री था, रजवाड़ा था, कुछ था? जो लोग चमड़ा के व्यवसाय में थे उनके पास कुछ पैसा था, थोड़ा बहुत पैसा जमीन उनके पास, कलकत्ता आगरा से कलकत्ता की बेल्ट पे। ठीक है। अदरवाइज ना आपकी जमींदारी थी, ना आप राजे महाराजे थे, कुछ नहीं थे, जीरो अंडा। 26 जनवरी 1950 के बाद सरकारी संस्थाओं में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। पहले प्रावधान कह रहा हूँ, प्रोविजन। बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर 1956 को। तो जब 56 को परिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद तो दलित पॉलिटिक्स हिलने लगी थी। 70s में आया, फिर दलित पैंथर खड़ा हुआ। लेकिन बीच में कहाँ था रिपब्लिकन पार्टी? खत्म मामला, आपस में लड़ भिड़ के सब। तो जवाहरलाल नेहरू भी मनुवादी हो गया, जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टील प्लांट ये सब बनवा रहा था। अगर वो नहीं बनवाते तो आरक्षण का जो प्रावधान था उसको फ्रेम ऐसे करा के दीवार टाटी में टांग लेते। दीवार में पक्का का मकान भी नहीं था ना, टाट का मकान था, उसमें टांग लेते। बोलते बाबा साहब ने आरक्षण दिलवाया था। नहीं, वो संविधान सभा में बहस हुई होगी, आर्गुमेंट्स हुए होंगे, लोगों को कन्विंस किया गया होगा कि दलितों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इसलिए उनको भागीदारी मिले, तभी ना बना होगा कि अकेले वो लिख दिए होंगे इसमें। भाई जवाहरलाल नेहरू, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग इस पे कन्विंस हुए होंगे ना। तो अगर सरकारी संस्था जवाहरलाल नेहरू नहीं बनवाते तो आरक्षण को फ्रेम करके घर में टांगना ही था ना। अगर इंदिरा गांधी, इमरजेंसी जिसके लिए खराब हो, दलितों के लिए स्वर्णिम काल था वो, इंदिरा गांधी ने लैंड पट्टे पे दिलवाए। इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन किया, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया बहुत सारे, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो बैंक में जाके सीएम बन गए भाई, क्या बोलते हैं, मैनेजर बन गए, जीएम बन गए, एडीजी बन गए। 2 लाख तनख्वाह ले रहे हो, सस्ते दर पे लोन लेके कार में भी चल रहे हो, बड़े बड़े। वो भी मनुवादी। जिस समय आंदोलन चल रहा था, उस समय आप आंदोलन कर रहे थे, उस समय खाली हम समझने के लिए बता रहे हैं। रेल में जगजीवन राम भी स्टूज हो गए, चमचा हो गए। तो जगजीवन राम ने नेशनल पॉलिसी बनवाई होगी जिसकी वजह से लाखों दलितों को नौकरियां मिली होगी। इंदिरा गांधी ने पॉलिसी बनाई जिससे लाखों लोगों को नौकरियां मिली। राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जिसमें लाखों दलित बच्चे पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन। और आप देश में हुक्मरान बन रहे थे। नहीं, एक पूरे दलित पॉलिटिक्स ने, अगर हम बसपा की बात करें, एक राष्ट्रीय नीति बनवाने में एक कोई योगदान हो तो मुझे बताइए।
हाँ, ये बड़ी बात है 4-4 बार सीएम होने के बाद में और 10 साल तक मनमोहन सिंह को समर्थन देने के बाद में समर्थन दिया। हाँ, मतलब कोई आपने नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी नहीं बनवाई। एक पॉलिसी बताइए कि हम हमारे लोगों के, अच्छा मान लिया आरएसएस से मिलना ही था बीजेपी से, तो फिर बीजेपी की सरकार एक वोट से गिरवाए क्यों थे? सपोर्ट दे देते, कहते कि हमारे समाज के लिए इतना प्रोविजन करो, किया कुछ नहीं। कुछ? अरे सीएम बन गए, उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हुआ। और खाली जागरूकता जो है ना पार्टी से नहीं आई, उसके पहले महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में आदि दरवीर आंदोलन, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं बगल में, बताएंगे महाराष्ट्र और दक्षिण में कितने आंदोलन चल रहे थे। और बिहार में जगदेव बाबू का आंदोलन था कि नहीं, रामस्वरूप वर्मा थे कि, सब लोगों का कलेक्टिव था ना। खाली बसपा पार्टी बनने से ही दलित को चेतना आई। तो रैदास क्या कर रहे थे, कबीर क्या कर रहे थे? तो ये अंधभक्त सब पैदा हो गया है ना, उसको इतिहास पता ही नहीं कुछ भी। भाई जिस समय आप SC/ST एक्ट कमजोर कर रहे थे, और ये चिट्ठी आप देखिए, स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये इंदिरा गांधी की चिट्ठी है, ये है अगस्त 2, 1973 का। और मैं माने साहब से पूछूंगा, उस समय यंग रहे होंगे, उसमें क्या लिखा है इंदिरा गांधी ने? ऑलमोस्ट एवरी डे, मैं इंदिरा गांधी से बहुत नाराज हूं, अंग्रेजी में क्यों लिख दिया? हिंदी में लिखना चाहिए। Almost every day, the newspaper displays some news item regarding atrocities on Harijans. उस समय हरिजन टर्म ही चलता था, ठीक है। The attempt is to build an image of callousness on the part of the government. ये गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो बनाने के लिए, it is therefore necessary for our government to be especially careful and to instruct collectors and district magistrates and others in authority to be very vigilant, to try and prevent such incidents, and if they took place, to take immediate and strict action. It was in view of the seriousness of the situation I had discussed these matters with the chief ministers at the beginning of the year. Yeah. It had been decided that the chief ministers would form a small cell under their personal supervision to look into the grievances of Harijans, tribes and minorities, and also to make a special effort to ensure employment of these categories in state ministries, public undertakings and so on. ये इंदिरा गांधी का चिट्ठी है। थोड़ा सा इसको हिंदी में बता दीजिए, फिर कल को। मनवादी थी, तो वो कह रही थी स्ट्रिक्ट एक्ट, अगर दलित पे अटैक हो स्ट्रिक्ट एक्शन लो। सारे सीएम को बोली कि सेल बनाओ और इनको अपने मंत्रालय में नौकरी दो, पब्लिक सेक्टर यूनिट उसमें नौकरी दो, और जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं उसको नौकरी दो। तो इंदिरा गांधी बन गई थी दलितों की अम्मा, और उस समय अपर कास्ट दलितों को कहते सरकारी दामाद ही लोग। मेरे मित्र हैं चंद्रभान भाई, उन्होंने बताया एक दिन कि भाई उस समय जो एट्रोसिटीज बढ़ी थी, तो इंदिरा गांधी ने सीएम थे वहां पे, मैं नाम भूल गया, शायद हेमवती नंदन बहुगुणा, हाँ। तो उन्होंने कहा कि हर थाने में 10% जो है ना पूरे स्टेट में दलित को SHO बनाओ। तो बोली इतना तो है ही नहीं, इतना दरोगा ही नहीं है। तो बोले जब तक इतना दरोगा नहीं पूरा है तब तक इनकी बहाली करो। और चंद्रभान जी बोले कि मेरा अपना बड़ा भाई 3 साल में SHO बना दिए गए, भर्ती का 3 साल के बाद जी। तो सब मनुवादी हो गया, सब चमचा हो गया, सब मनुवादी है। RSS बीजेपी तुम्हारा कोट उतार के टाई खाली छोड़ देगा, क्योंकि पट्टा लेके घुमाना पड़ेगा ना। ये कुत्ता बना रही है, सब छीन के पीट रही है, तो ये मनुवादी नहीं, सारे मनुवादी हैं। देखिए ना चिट्ठी रखा हुआ है। भाई बाबा साहब तो 56 में चले गए। अगर स्टेट एफर्ट नहीं लेता कि हमको इनको कुछ भलाई करना है, इनका उद्धार करना है, तो खाली आंदोलन, हल्ला, भाषण करने से सब हो जाता है। अल्टीमेटली व्हाई दिस दलित पॉलिटिक्स वेंट टू द गोद ऑफ RSS बीजेपी। आप माझी ले लो, चिराग ले लो, बहन जी ले लो, नरेंद्र मोदी के प्रचार में गई थी कि नहीं गई थी? गुजरात। तो RSS बीजेपी अगर आपका मित्र है तो आपके पॉलिटिक्स से हमको नाराजगी है। कैसे अच्छा सब तुम अकेले कैसे लड़ सकता है बताओ मुझे? सब मनुवादी हो गया, सब चमचा ही हो गया। तो चमचा लोगों ने तो लाखों नौकरियां जनरेट करवा दी, मनुवादी लोगों ने।
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए। और मुझे याद है कि उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में वैकेंसी जब रहता था, अखबार में ऐड निकलता था, जीरो बैलेंस पे एडमिशन होते थे, जीरो बैलेंस पे। वो तो बसपा सरकार में भी हुई है। नहीं, तो अब कितने में हो रहा है? हमारे कॉलेज में 35,000 एक सेमेस्टर का लग रहा है। कहाँ गया स्कॉलरशिप, फेलोशिप? इसमें कोई विमर्श है, कोई डिबेट है? हैं? तो ये देखिए, ये सब ये देखिए गुदगुदी वाला भाषण देंगे ना कि राहुल नागपाल आपको कल प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो जाके रात में मुर्गा खा के टाइट हो जाए कल, अरे अच्छा हमको बहुत लग रहा है। ये दलित सबको गुदगुदी वाला भाषण जो ना अच्छा लगता है, ये भी मनुवादी है, ये भी मनुवादी है, ये भी मनुवादी है। तुम कौन है बे? अम्बेडकरवादी है? तो कितना किताब पढ़ा अम्बेडकर ने, बताओ मुझे। भाई बाबा साहब का भी स्टैंड पूना पैक्ट पे स्टैटिक नहीं रहा, वो बदलता रहा। पूना सत्याग्रह 46 में हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था सत्याग्रह। बीच में कह भी रहे हैं कि पूना पैक्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम लोग को सब कुछ नहीं मिला तो बहुत कुछ मिला। अच्छा मान लीजिए पूना पैक्ट नहीं होता और दलित को अपना नेता चुनने का अधिकार मिल जाता, तो मान लो 50 MP बनवाते। तो आजकल तो पार्टी के पार्टी खरीद ले रहा था, 50 को 200 करोड़ रुपया देता, बोला इधर आओ, 100 करोड़ में सारे बिक जाते। यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं रहता तो नौकरी कैसे मिलती? ले 50 नेता चुनते रहो। तो हमें तो समाज के हित की बात करनी है कि सब मनुवादी और आपके औकात लड़ने की नहीं है। आप कह रहे हैं कि आंदोलन मत करो, तो आप दलित समाज को कहाँ लेके जाना चाहते हो ये बताओ मुझे। नहीं, क्या हुक्मरान कैसे बनोगे? 272 सीट चाहिए। अभी तो अंडा आने वाला, हाथी बड़ा अंडा देगा, हेवी। हाथी बड़ा अंडा देगा। और कमल का खुशबू लेके जाना, मस्त हो जाएगा। खाली शत्रु मत तलाशो, कुछ मित्र भी तलाशो। और अकेले जो है ना, हमारे समाज की औकात कितनी है वो मैं जानता हूँ। पूरे देश में ट्राइबल तो MP बना सकता है, वो CM बना सकता है, वो भी समझौते करता है। और आप जो ख्वाब पाले हो ना, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत पालिए। 5 MP नहीं जितवा सकते हो अपने बल पे, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। तो इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताइए। और जितने सवाल मैंने रतन लाल सर से किए और जितनी गंभीरता से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, आपको लगता है कि उनके सवालों के जवाब में कहीं कुछ कमी है, रह गई है कुछ, और अगर आपके सवाल इसमें सब देते तो फिर कमेंट सेक्शन में वो सवाल भी लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल भी अगली बातचीत में लिए जाएं।